ये पोल या टावर, इससे वैसे स्पेशली सवाल तो बहुत पूछे नहीं गए। कभी कभी पोल की हाइट पूछ लेता है कि इस वोल्टेज के लिए कितनी हाइट होगी, तो नॉर्मल सवाल पूछे जाने का चांस रहता है। ज़्यादातर जो सवाल यहाँ मैकेनिकल डिजाइन से आते हैं, कंडक्टर से बनता है, इंसुलेटर से बनता है, कोरोना से बनता है, सैग से बनता है, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन बनने का चांस रहता है। इसी में हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि जो स्ट्रे वायर लगाते हैं इसमें एक फ्लाई टाइप होता है, एक स्ट्रट टाइप होता है। दोनों को हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रांसमिशन लाइन को हम दो तरीके से बनाते हैं, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। तो तार टूट के जमीन पे ना गिरे इसके लिए हम गार्डिंग करते हैं। तो एक हमारे पास में क्रेडल टाइप गार्डिंग होती है और एक केज टाइप होती है। तो जो केज टाइप है वो वर्टिकल लाइन पे लगती है और क्रेडल हॉरिजॉन्टल लाइन पे लगती है। चले भाई बच्चों, सभी लोग अपना लाइव आते रहें। कल मेरे यहाँ घुटने में थोड़ी चोट लग गई है, इसी रूम में। वो लग गई यार, इस टेबल के किनारे ना, घुटने के बीच में। अब बड़ा अजीब सा ही दर्द हो रहा है इसमें। क्या लगाएं? हाँ हटवा देंगे, अब लग गई बस, क्या करें। शुरू किया जाए फिर। हाँ तो बारिश भी बढ़िया हो रही, बच्चे आराम कर रहे हैं फर्स्ट क्लास हैं। हैं? अरे नहीं नहीं, इतना नहीं है, पढ़ा देंगे। फिर मजा ही नहीं आएगा बताने में ना। चले, विद्युत पोल के प्रकार। हम लोग पोल या टावर ये सपोर्ट को बेटा पढ़ रहे हैं, जिन पे हम लोग इंसुलेटर को टंगाएंगे और तार को खींचेंगे। तो विद्युतीय शक्ति के संचरण और वितरण के लिए निम्न लाइन आलम्ब का उपयोग किया जाता है। लाइन आलम्ब मतलब यही पोल, सपोर्ट और टावर्स। देखिए, पोल या सपोर्ट हम लोग इन्हें कहते हैं जनरली जो डिस्ट्रीब्यूशन में इस्तेमाल कर रहे हैं, और ट्रांसमिशन में हम लोग टावर्स को यूज करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग देखेंगे बेटा लकड़ी के पोल। ये पहले काफी इस्तेमाल किए जाते थे, क्रॉस आर्म्स भी पहले लकड़ी की बना लेते थे। लेकिन आजकल लकड़ी को सिर्फ हम ऐसे जगह इस्तेमाल करेंगे जहां टेम्परेरी हमें कहीं सप्लाई जोड़ना हो। ठीक है, उदाहरण के तौर पर बल्ली अपना गाड़ दीजिए, अपना जहां टेम्परेरी देना हो, नया कोई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो, सप्लाई भेजनी हो, और जो कंस्ट्रक्शन है वो दूर हो रहा हो लाइन से, तो हमने टेम्परेरी यूज अपना कर लेते हैं। जब यहाँ पूरा हो जाएगा सप्लाई, यहाँ परमानेंट कर देंगे और इसे निकाल के कहीं और इस्तेमाल कर देंगे। तो लकड़ी के खंभे की लंबाई, देखो ये जो डाटा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे लंबाई पूछेगा, एज पूछेगा कि लगभग कितनी चल जाती है, तो 6 से 9 मीटर ऊंचाई रखते हैं हम लोग, जिसमें 1 से 2 मीटर लंबाई जमीन में दबा दी जाती है। और जो हिस्सा जमीन में दबाएंगे, इसमें हमने लिखा है कि उस हिस्से पर हम स्पेशल ट्रीटमेंट करेंगे, कैरोसिन ऑयल वगैरह ये सब का इस्तेमाल, ताकि दीमक ना लगे, नहीं तो वो खराब हो जाएगा। इसमें 1 से 2 मीटर हम लोग इसे जमीन के अंदर रखेंगे। पोल का व्यास, जो पोल हम लोग लगाते हैं 25 सेंटीमीटर, 15 से 25 सेंटीमीटर, ये अप्रोक्सीमेटली आप ये मानकर चले कि 1 से थोड़ा कम फीट, 1 फीट या ऐसे थोड़ा सा कम मानकर चलो। लकड़ी के खंभों के लिए अधिकतम अनुमेय स्पैन जो होती है 40 से 50, यानी कि एक पोल से दूसरे पोल की दूरी 40 से 50 मीटर, ये ऑब्जेक्टिव है। मैंने फालतू की चीजें नहीं ली, इसमें टू द पॉइंट जो चीजें इंपॉर्टेंट है वही लिखा है बेटा। लकड़ी के पोल की हाइट 6 से 9
1 से 2 मीटर जमीन में, तो जमीन के बाहर ये लगभग 5-6 मीटर के आसपास मान के चलो। जो डायामीटर है वो 25 सेंटीमीटर के आसपास, 15 से 25 सेंटीमीटर। जो लाइफ है वो भी लिख दिया हमने, देखो 24 साल, 20 साल के आसपास। और जो पोल के बीच की दूरी है, स्पैन जो हम लोग ले रहे हैं 40-50 मीटर, ये बेटा इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वही मैंने कहा 20 साल के आसपास याद रखें, क्योंकि देखिए कभी भी ऑप्शन में ऐसा नहीं देगा 18, 19, 20, 21, ऐसा नहीं देगा। एक ऑप्शन ऐसा देगा 19-20 के आसपास, तो बाकी एक 40 देगा, एक 70 देगा, एक 5 देगा, इस तरह का ऑप्शन देगा। तो लकड़ी के पोल से रिलेटेड बेटा ये डाटा है यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो जिन पे इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं उसे आप लोग अपने TG2 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट मानकर चलेंगे, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना। जैसे ये भी हमारा एक क्लासिफिकेशन है अलग अलग लकड़ी के हिसाब से। देखो जी, लकड़ी का ध्यान में रखते हुए लकड़ी के खंभों को 3 खंडों में वर्गीकृत किया जाता है। किसे भाई, कितने कंडक्टर आप इस पर खींचने वाले हैं, उन कंडक्टर का वेट कितना है, ऐसा तो नहीं है। अगर आपने सोचकर देखो बेटा हल्के पोल बना दिया और उस पर भारी अगर कंडक्टर आप खींचेंगे तो वो टूट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे जो बेस्ट माना गया है वो तो साड़ की लकड़ी मानी गई है भाई, जो नॉर्मल हमारे हर जगह मिल भी जाती है। साल, मसुआ, ये हमारे साउथ इंडिया में ज़्यादा मिलेगी। कि लकड़ी का उपयोग 850 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ऊपर के ब्रेकडाउन फोर्स के लिए किया जाता है। सबसे अल्टीमेट लकड़ी कौन सी है? साल की लकड़ी। जो घर बनते हैं ना उनमें दर जो बनते हैं, तो एक होता है, हाँ एक होता है साल, जो देसी साल है वो सबसे महंगा मिलता है। एक कपूर साल है जो उसका थोड़ा हल्की वैरायटी है, तो ये बहुत कॉस्टली मिलता है लेकिन मजबूत बहुत है। टीक, फिर दूसरा ऑप्शन है टीक, शीशम, गर्जन की लकड़ी का उपयोग 630 और 850 किलोग्राम सेंटीमीटर के बीच ब्रेकडाउन बल, इतने अगर हम लोग फोर्स लगाएंगे तो ये टूट जाएगा। सबसे बढ़िया कौन सी? साल की लकड़ी, फिर टीक की लकड़ी, और उसके बाद में चीड़। चीड़ मिलता है भाई दोस्त, जो तुम बता रहे थे ना पहाड़ के एरिया में। एक बढ़िया विशेषता यह है कि इसमें आग जलाने की क्षमता बड़ी अच्छी होती है चीड़ में। हाँ, तो चीड़ को पहाड़ में आग जलाने के लिए कैरोसिन ऑयल का नहीं इस्तेमाल करते हैं। इसकी जो छिलका उतार के इकट्ठा करके रखते हैं लकड़ियों को, और इसकी लकड़ियों को रखिए और बस माचिस लगाइए, बड़ी अच्छी आग जल जाती है। तो चीड़, देवदारू और अर्जुन की लकड़ी का उपयोग 450। ये नहीं आएगा पेपर में, पेपर में आएगा कि लकड़ी के पोल बनाने के लिए सबसे अच्छी लकड़ी कौन सी है, तो साल, फिर टीक और फिर चीड़। ये नाम बहुत फेमस नाम है जनरली, जो पूरे इंडिया में मिल जाते हैं। जैसे मसुआ, शीशम भी बहुत मिलती है, हमारे खेत में भी खड़ी है भाई है, लेकिन आजकल लोग काटते हैं तो शिकायत कर देते हैं। अर्जुन की लकड़ी है, बड़ी कॉमन है, रास्तों पे खड़ी रहती है, लेकिन ये बहुत ज्यादा मजबूत और फेमस है साल, टीक और चीड़। चलिए इसमें पढ़िए, जहां जहां मैंने सिर्फ ये अंडरलाइन किया है ये पॉइंट बस पढ़िएगा, इसमें इसको रिवाइज करिएगा, जो जो बेटा अंडरलाइन किए गए हैं। अलग कलर में भी मेंशन है, देखो जो इंपॉर्टेंट है। सेफ्टी फैक्टर नहीं इसमें पूछेगा, सेफ्टी फैक्टर होता है RCC पोल में, उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट। मुझे याद नहीं है सेफ्टी फैक्टर का इसमें। अच्छा है सेफ्टी फैक्टर, अगर सबसे ज्यादा होगा, अच्छा कैसे हो गया बता? वहां जरा पंचर अपॉन फ्लैश होगा,
ये ज्यादा 10 कब आ सकता है? जब इसमें डिफरेंस इतना होना, इतना गुणा, यानी कि फ्लैश ओवर आने लग गई 10 वोल्ट पर और ये आने लगे पंचर हो जाए 100 वोल्ट पर, तो हम इस दौरान में कोई भी सुरक्षा प्रणाली अपना सकते हैं। तो जितना हाई होगा बढ़िया है, कम कैसे रखें? वोल्टेज रेगुलेशन अलग चीज है दोस्त। हाँ, तो टावर पे भी 1.1, 1.1, 1.21 इस तरह से डिफाइन होते हैं। इसमें भी अलग अलग डेढ़ भी रखते हैं। लकड़ी के पोल ये रहे, ए टाइप और एच टाइप। देखो इनके नाम इनके शेप के आधार पर पड़े। ये ए है, ये जो हम लोग जहां ट्रांसफार्मर वगैरह ये सब लगाते हैं, ये हमारा एच टाइप है। ज्यादा जो प्रचलन में है लकड़ी के पोल के लिए, वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं मेनली सब स्टेशन पे। एच टाइप की लकड़ी के पोल उनका उपयोग किया जाता है जहां अतिरिक्त भारी ट्रांसफार्मर और स्विच गियर की आवश्यकता होती है। जहां पर हम लोग ट्रांसफार्मर भी रख रहे हैं और साथ में स्विच गियर पैनल्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो भैया हम लगाएंगे एच टाइप। तो जैसे ही वो कहे एच, तो कौन से शेप बन गए जो हम गाँव में देखते हैं ट्रांसफार्मर पे? तो भैया ये हो गया जी फिर ट्रांसफार्मर जहां रखना होगा और साथ में स्विच गियर जो सुरक्षा की चीजें लगानी होगी ये। तो वोल्टेज क्या है 132 kV और औसतन स्पैन जो लंबाई है ये रख सकते हैं आप 150 मीटर। किसके लिए? एच, क्योंकि यहां आपने 2 पोल इस्तेमाल कर लिए। तो ये कहानी है एच टाइप के लिए और ये काफ़ी ज़रूरी है, सिर्फ आपको याद रखना है। मान लिया आपको ये कहें कि कहीं हमें ट्रांसफार्मर या स्विच गियर रखना है तो किस प्रकार के सेटअप का इस्तेमाल करें, तो आप कहेंगे जी एच शेप होती है, एच टाइप का इस्तेमाल करेंगे। देखो जिससे आपने कई बार ये देखा होगा, वैसे लकड़ी के आपने मुझे नहीं लगता कहीं देखे किसी ने। कई बार इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, नई साइट वाइट बन रही होती है, तो वहां लेकर जाते हैं हम। तो इसके ऊपर नहीं भी देखा है तो ये बता दो, देखो एक कैप लगी होती है ऐसी। इसका काम ये है कि पानी से सुरक्षा प्रदान करेगी। अगर पानी इस पे गिरेगा तो ये गल जाएगा बेचारा। लकड़ी तो है यार, कंटिन्यूअस पानी गिरता रहेगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो हम ये नहीं चाहते कि पानी इसके अंदर प्रवेश करे, तो हमने यहाँ पर एक कैप लगा दी है, एल्यूमिनियम या जिंक से बनी हुई एक कैप पहना दी, इसे टोपी पहना दी बेचारे को, एल्यूमिनियम या जिंक से बनी हुई कैप। देखो जो मैं बता रहा था कि एक कोटिंग करेंगे आप, बिटुमिन कोटिंग करेंगे बेटा, जो इसे दीमक लगने से गलने से बचाएगी। तो जितना हिस्सा जमीन के अंदर जाएगा उस पर की जाएगी बिटुमिन कोटिंग। अब देखिए इसमें कमियां क्या क्या है। जमीनी स्तर से नीचे सड़ने की प्रवृत्ति होती है। अब जैसे आपको कहें 4 ऑप्शन दे दे, देखो एज इट इज तो आएगा नहीं, कुछ घुमा देगा कि निम्न में से ऐसा कौन सा पोल होगा जो जमीन के अंदर जिसमें सड़ने की प्रवृत्ति या खराब होने की प्रवृत्ति है। आरसीसी पोल, स्टील पोल, लकड़ी का पोल, इस तरह से 4 ऑप्शन दे दे तो आप समझ गए यार स्टील नहीं जलेगा, गलेगा, यार आरसीसी का कोई मतलब नहीं है। दीमक लगने का और गलने का अगर चांस है तो लकड़ी में, अब स्टील में तो दीमक नहीं लगेगी। स्टील में जंग लगता है लेकिन कम लगता है, उतना नहीं लगेगा। तो जमीनी स्तर के नीचे सड़ने की प्रवृत्ति होगी। अपेक्षा का अर्थ छोटा जीवन है, हमने अभी पढ़ा जी 20 साल के लगभग। कम यांत्रिक शक्ति, मैकेनिकल स्ट्रेंथ कम है और समय समय पर निरीक्षण की आवश्यकता, समय समय पर निरीक्षण की आवश्यकता लकड़ी के पोल को इसलिए कि कहीं भाई टूट तो नहीं गया, या फिर कहीं भाई किसी ने कुछ मार तो नहीं दिया कि कट हो गया। अब आरसीसी पे कौन कोई मारेगा भी तो क्या फर्क पड़ रहा है भाई। तो समय समय पर इस पर निरीक्षण की आवश्यकता पड़ती है। अब देखिए मैंने कहा लकड़ी के पोल को
ऊपर से किस चीज से कवर करेंगे? आप कहेंगे कैप। किसकी बनी हुई है? जिंक या एल्यूमिनियम। जमीन के अंदर वाले हिस्से पर बिटुमेन कोटिंग करेंगे। लाइफ कितनी है? 20 साल के आसपास। स्पैन कितने ले सकते हैं? 40 से 50 ले सकते हैं। यही तो है भाई। बस नॉर्मल से सवाल है, इनको याद रखिएगा। देखो ये बड़े कॉमन है, ये तो मेरे हिसाब से सभी ने देखे होंगे भाई। स्टील के पोल जनरली, देखो स्टील के पोल को बेटा हम लोग शहर में डिस्ट्रीब्यूशन में इस्तेमाल करते हैं। देखा होगा यहाँ आपने ज्यादातर स्टील लगा के रखते हैं। गांव में या रूरल एरिया में हम लोग आरसीसी पोल को डिस्ट्रीब्यूशन में इस्तेमाल में लाते हैं। रेलवे में भी हम लोग स्टील के पोल को ही इस्तेमाल करते हैं, है जी। तो देखो ये दो प्रकार के होते हैं। एक आपने देखा होगा जो अंदर से खोखला होता है, ट्यूबलर कहा जाता है जिसको, और एक नॉर्मली आपका जैसे रेल की पटरी के जैसा, है ना। चलो जी, ये होते हैं ट्यूबलर पोल। यह दो प्रकार के हैं, एक ट्यूबलर है और एक रेल के खंभे। देखो जी ट्यूबलर, ये दे रखी है इसमें स्पान। ट्यूबलर के जो बीच की दूरी है वो 50 से 80 मीटर है। फिर वुडन वाले से रिलेट करो बेटा, 40 से 50। ये स्टील था, बढ़ गया ना कितना जी? 50 से 80 मीटर के आसपास। अभी जब आरसीसी पे जाएंगे थोड़ा और बढ़ाएंगे इसको। अब है रेल के खंभे, इनका थोड़ा और ज्यादा, 60 से 100। बल्कि रेल के जो पोल है, जिन्हें रेल पोल के नाम से भी हम लोग जानते हैं, इनमें मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है ट्यूबलर से। अभी टावर पे नहीं आए हम लोग दोस्त, अभी टावर की बात नहीं करी। अभी सिर्फ हमने ये कहा कि स्टील के जो पोल है इन्हें हम दो जगह या कहें दो प्रकार से इस्तेमाल करते हैं। देखो ये हमने रेलवे ट्रैक्शन में अपना पूरा इस्तेमाल कर लिया, और ये हमने देखो पूरा शहर दिखा दिया भाई। तो नॉर्मली ट्यूबलर को हम लोग अर्बन एरियाज में, सिटी में इस्तेमाल करेंगे भाई डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और इसे हम लोग इस्तेमाल करेंगे रेलवे में। क्या इसको डिस्ट्रीब्यूशन में, वही नॉर्मल आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज हमारी 11 से कम, इसको आप लोग करिए अपना एसी में। जैसा 25 ये है, 25 केवी सिंगल फेज सप्लाई पर रेलवे चलती है आज भी, तो करेंगे इसको, क्या प्रॉब्लम है। नाम ही दे दिया ना उसने रेलवे, तो रेलवे में जहां भी अपना इस्तेमाल, आप देखोगे पटरी के किनारे बीच में पूरे रेलवे ट्रैक्शन पे इसे 1/10, हाँ जमीन के अंदर ही टंगाएंगे। कितना भेजेंगे? हाँ मैं बता दूं, 1/10वां हिस्सा है। नहीं दोनों का मुझे इसका नहीं पता, ऐसे जमीन में भेजने का मुझे इसका पता है। 1/10वां नहीं है, 1/6 या 1/10 कुछ इसके आसपास है। लेकिन एक बात बताओ, ये अगर इम्पोर्टेंट होता तो मैं लिखता, वो इम्पोर्टेंट था आरसीसी में तो वहां लिखा है। लेकिन ये 1/10 या 1/6 के आसपास होता है जमीन में, ये मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। अब ये तो वो है जिसके साथ हमने बचपन से गुजारी भाई लाइट है, यही तो है। गाँव में तो यही होता है, जिसे लगाते समय भी लगता है कि हाँ भाई कुछ काम हो रहा है, गांव में लाइट आ रही है भाई, जा रही है। पीसीसी पोल, आरसीसी और पीसीसी, ये दो प्रकार के पोल इस्तेमाल करते हैं। दोनों लगभग है एक ही तरह के, लेकिन ये बहुत ज्यादा फेमस हुआ है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन में बेटा। कंक्रीट जो इलेक्ट्रिकल पोल है, पीसीसी पोल के जो स्पान हम लोग लेंगे, ये है हमारा 60 से 100। वर्तमान समय में पीसीसी पोल का 11 केवी और 400/230 वोल्ट सिस्टम में बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। इसके अलावा 33 केवी एचटी में
कई बार की हम सब स्टेशन पे भी इसे देखते हैं। 33 केवी एचटी में पीसीसी पोल का भी उपयोग करते हैं। पीसीसी पोल की सामर्थ्य लकड़ी के खंभे की तुलना में बहुत अधिक है, लेकिन स्टील के खंभे की तुलना में कम है। तो लकड़ी से तो ज्यादा है, लकड़ी से ज्यादा और स्टील से कम। चलो, लेकिन जरूरी क्या है? जरूरी भैया ये रहा जो आपके पेपर में आता है, जिसकी लाइफ भी पूछेगा। आरसीसी जो पोल है, इसके लिए जो पोल के बीच की दूरी है, स्पान जिसे कह रहे हैं, ये लगभग है 100 मीटर के आसपास। कई जगह पर स्पेशल केसेज में 150 मीटर तक भी अलाउ किया गया है, लेकिन आसपास में कोई बिल्डिंग या घर ना हो। वोल्टेज रेटिंग देखिए, 400, 230 नॉर्मल वही डिस्ट्रीब्यूशन में, और 33 केवीए। कई जगह पर आप देखेंगे बेटा सब स्टेशन में भी पूरे लगे हुए। अब देखो आरसीसी पोल की जो लाइफ है, लाइफ कितनी होती होगी बेटा? 100 साल होती है जी, लेकिन लाइफ है ये। ऐसे नहीं जाके कोई ट्रैक्टर या ट्रक से इसमें टक्कर मारे बेचारे में। ये लाइफ है इसकी, इतने साल ये चल जाता है, ना तो इसे गलने का खतरा। जाओ थोड़ा मुंह धुल लो, बाहर टहल लो। आज तो 7 बजे क्लास शुरू की है। हाँ, सही हो गया, बढ़िया बात है। ना ही कोई दीमक का खतरा है जी, ना ही बेचारे पे जंग से गलने का कोई खतरा है। जैसे एक दिन एक पेपर करवा रहा था, तो एक बच्चे ने टिक लगाया। मैंने कहा स्टील के पोल को खतरा है, तो उसने लगाया दीमक से। बड़ा सरप्राइजिंग चीज। एक दिन मैं ऑब्जेक्टिव करवा रहा था, लाइन से बच्चों ने, मैंने इसमें लिखा था, देखो जंग तो लगता है, मतलब भले ही कम, लोहे में ज्यादा होता है, स्टील में कम होता है, लेकिन होता तो है। लेकिन दीमक का खतरा नहीं होता। पानी से, अगर पानी के टच में आएगा मॉइस्चर कंटेंट के, तो जंग की शुरुआत हो जाती है, लेकिन दीमक का कोई प्रभाव नहीं करता। दीमक नहीं खा सकती, दीमक सिर्फ लकड़ी को नुकसान पहुंचा सकती है। तो लाइफ कितनी होगी आरसीसी? हाँ, आरसीसी को कहां इस्तेमाल कर रहे हैं? इसे रूरल एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन में यूज करते हैं। ठीक है जी, डिस्ट्रीब्यूशन में ज्यादातर हम देखते हैं। अच्छा, ये मेन कहानी तो ये थी, जहां से सवाल आ भी चुका। 440 के लिए हाइट कितनी ले, 132 के लिए ऊंचाई कितनी ले। सिर्फ हाइट बहुत जरूरी है। टावर, टावर का प्रयोग उच्च वोल्टेज 132 केवी, 220 केवी, 440, 765 केवी को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। ये फिर से दो ही प्रकार के, एक ट्यूबलर स्टील पोल, टीएसपी ट्यूबलर स्टील पोल, जो खोखले स्टील के खंभे होते हैं, जिन्हें या तो एक टुकड़े के रूप में या कई टुकड़ों के साथ फिट किया जाता है। अब मेनली आप लोग ये बहुत देखते होंगे, जैसे ही आप देहरादून से बाहर निकलेंगे अपना दिल्ली की तरफ, तो रोड पे खूब दिखेंगे आपको टावर, जिसमें अलग अलग संरचनात्मक घटकों का एक स्टील ढांचा होता है। जो एक लड़का बता रहे थे कि खोल के ले गए जी एंगल, तो इन सब ढांचे को जोड़कर, वेल्ड करके, बोल्ट लगाकर, तब एक टावर का निर्माण किया जाता है जी। है? अब यहां आ जाओ जरा। ये जरूरी है बेटा, एज इट इज इसको रट्टा नहीं मारना, सिर्फ याद रखना है काम की चीज। और काम की चीज है ये ऊंचाई और कितनी वोल्टेज है। तो 132 220 के लिए 132 220 के लिए जो स्पान ली जाती है, वो ली जाती है 200 से 250 मीटर। ऊंचाई कितनी?
25 मीटर के आसपास। हाँ हाँ, केवी में ही है, वो बाय मिस्टेक के छूट गया। इतने के लिए क्या टावर बनाएंगे यार वोल्ट। हाँ, 132 220 के लिए तो क्या है टावर बनाना, केबल डाल के वैसे इस्तेमाल कर लेंगे। देखो अब जैसे जैसे बेटा हम ऑपरेटिंग वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे बस ऊंचाई बढ़ती चली जाएगी। तो क्या आपको ये जैसे फोटो वोटो खींच लो, इसको बनाने की जरूरत नहीं है, बस आप लोग लिख लो 132 220 आप कहें कि जी 25 मीटर के आसपास। और ये डायरेक्ट पूछता है कि 132 केवी ट्रांसमिशन लाइन के लिए टावर की हाइट लगभग कितनी रखी जाए। ये किताब से किताब में भी थोड़ा डाटा वेरी करता रहता है, मतलब 1-2 मीटर इधर उधर हो सकता है, लेकिन कभी एग्जामिनर बेटा ये नहीं लिखेगा कि एक 25 एक 26 एक 27 एक 28। अगर ऐसे कभी लिख रहा है तो इसका मतलब एग्जामिनर ने बेचारे ने पढ़ाई नहीं करी ढंग से। फिर यहां पर आ जाओ, देखो अब ने बढ़ाते चले जा रहे हैं ना। 132 हमारी ये सिंगल लाइन काम कर देती है, 1 2 3। ये कौन से इंसुलेटर लगा रखे हैं ये बताओ, सस्पेंशन। ये क्या लगा रखा है, ये क्रॉस आर्म्स है। क्रॉस आर्म्स किससे बनाएंगे, स्टील से बनाएंगे, ठीक है जी। अब यहां पर हम लोगों ने ये सिंगल सर्किट ली है, सिंगल सर्किट 132 220 केवी और ऊंचाई हमने मान लीजिए 25 मीटर। अब यहां आ जाओ, देखो वोल्टेज बढ़ा, डबल सर्किट, क्योंकि वोल्टेज आपने ज्यादा कर दिया, डबल सर्किट ये केवी में भाई 220 केवी 440 या 400 केवी बढ़ गया, तो 220 से 440 केवी में आ गए। स्पान वही अपना 250 मीटर के आसपास, क्योंकि अब आप हाइट भी तो बढ़ा रहे हो, तो 250 मीटर के आसपास 250 से 300 स्पान। लेकिन देखो वहां 25 मीटर था, वोल्टेज बढ़ा ना, वोल्टेज बढ़ा तो हाइट बढ़ाओ, थोड़ी थोड़ी हाइट बढ़ाते चलो, ऐसा नहीं 10 मीटर 2-2 3-3 मीटर सब में बढ़ती जाएगी हर एक केस में। तो कितनी आ गई, 28 मीटर आ गई। जैसे एक बार 440 केवी के लिए एक बार ये जेई में सवाल पूछा गया कि क्रॉस आर्म्स की लंबाई कितनी रखी जाती है, ठीक है जी। क्रॉस आर्म्स की लंबाई देखो, आप इसमें चाहे यहां से देखो चाहे यहां से देखो या यहां से, ये पूरी जो पूरी कंस्ट्रक्शन है ना दोस्त, ये देखो ये पूरी जो कंस्ट्रक्शन आपको दिखाई दे रही है ना, ये क्रॉस आर्म्स है। तो चाहे आप तीनों में देख लो लगभग 8 मीटर के आसपास दिखेगी तुम्हें, जैसे 7.8 6.4 तो 8 मीटर के आसपास की रेंज में दिखेगी। तो ये क्रॉस आर्म्स है, ये पूरी। कंडक्टर के बीच की दूरी कितनी है, 8 मीटर के आसपास, ओके। तो डायग्राम में सब चीजें मिल जाएगी। 220 केवी टावर की हाइट बढ़ाइए बेटा 28 मीटर। तो टावर को लिखने की बजाय या बनाने के बजाय सिर्फ लिखिए कंडक्टर्स के बीच की दूरी लगभग 8 मीटर। चलो वोल्टेज बढ़ाएं और 440 से 765 की तरफ गए, 440 केवी से 765, पहले 25 था फिर 28 किया, अब आ गया जी 30.5। ये जो यहां से ले रखा है ना ये याद रखे, देखो यहां ये 28 यहां से यहां है, पूरी है ना हाइट। अब देखो यहां जो 30.5 है यहां से यहां तक दिखा रखा है, मतलब जहां पर आपने वायर वायर ये सब खींच रखे हैं ना यहां तक। अगर मैं टावर को देख रहा हूं तो टावर बेटा यहां तक है, ये याद रखना। ये आप देखते हैं ना इस तरह का पूरा व्यवस्था, तो टावर यहां से यहां तक है। अगर टावर की हाइट पूछ रहा है, ये तो यहां तक हमने जो लिखी है क्रॉस आर्म्स तक लिखा है दोस्त ये 30.5। तो यदि टावर की हाइट के लिए जाएगा तो ये प्लस ये रखा देखो, ठीक है 37.8 मीटर। किसके लिए यार, वोल्टेज लेवल तो देख लो 440 से 765 केवी भाई। तो टावर की हाइट कितनी होगी जी 38 मीटर के आसपास। डबल सर्किट है,
ये आप लोगों ने 765 केवी के लिए सिंगल सर्किट बनाई है। अब 765 केवी के लिए ये आपने डबल सर्किट डिजाइन की है। अब आपको ये भी बताऊंगा जब बंडल कंडक्टर पढ़ाऊंगा सिंगल सर्किट का मतलब क्या था और डबल का मतलब क्या था। तो डबल सर्किट 765 केवी लेट ए सिंगल टावर, ऑपरेटिंग वोल्टेज वही देखो 440 केवीए से 765 केवी। जो स्पान है वो हमारा है 350 400 मीटर, और जो ऊंचाई है, जो ये हाइट है, इसके लिए हो जाती है 41 मीटर के आसपास। वो सिंगल सर्किट है तो 38-39 मीटर है, और इसके लिए हमारी है ये 41 मीटर, कई बार की 40.5 भी लिख देता है। अब देखो कहानी की शुरुआत कहां से थी, ना रटना ना कभी गलती करोगे। शुरुआत करना 132-220 से, कितना था 25-26। इसके बाद तुम लोग 220 से 440 वाले पे गए, बढ़ा दिया 28-29 मीटर, यही तो किया आपने। फिर नेक्स्ट आप लोग गए 440 से 765 सिंगल सर्किट, आपने कहा जी 38 मीटर हो गए। 765 अगर डबल सर्किट तो आपने कहा जी 40-41 मीटर है। चार चीजें हैं, बढ़ते हुए क्रम में अपना हाइट को बढ़ाइएगा, वोल्टेज लेवल को बढ़ाइएगा, याद हो जाएगा। याद रखो सबसे कम हमने 25-26 मीटर और सबसे ऊंचाई वाला हम लोगों ने 41 मीटर लिया है। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे इसको बढ़ा देना। आजकल ये कंस्ट्रक्शन भी आपको देखने को मिलती है, खासकर है जी। हाँ वोल्टेज नहीं, ये राजस्थान में नहीं, आपको यहाँ पे मिल जाएगी, जब आप हाईवे पे मिल जाएगी। तो आपने एक चीज नोटिस की होगी, बाकी जगह तो पीछे से टावर है, लेकिन हाईवे को जहां क्रॉस कर रहे हैं वहां पे ये बनाए गए हैं। इनका बनाने का मेन रीजन ये था कि टावर में अगर कोई प्रॉब्लम होती है, रिकंस्ट्रक्ट करने में बड़ी दिक्कत होती है, बहुत समय बर्बाद होता है। ये पूरी की पूरी जो कंस्ट्रक्शन है अलग अलग हिस्सों में होती है, ये भी एक साथ नहीं, ये भी अलग अलग हिस्सों में है, तो इसको हम बहुत जल्दी से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जहां जहां भी न्यूली रोड कंस्ट्रक्ट हुए हैं और इस सड़क के पार लाइन को करना होगा, तो वहां हमने टावर डिजाइन नहीं किए, यहां हमने उठा के अपना ये डिजाइन कर दिए। एक दो इधर लिया रोड से, एक दो रोड से हम लोगों ने इधर लिया है। तो ये अपना ट्यूबुलर स्टील पोल है, अंदर से खोखले हैं ये, तो ट्यूबुलर स्टील पोल है। इनकी ऊंचाई नॉर्मली हम लोग 9 से 20 मीटर तक अपना रख लेते हैं, और ऑपरेटिंग वोल्टेज 132 केवी से 440 केवी तक रख लेते हैं। अभी स्टार्ट हुआ है, और स्पान हमारी वही 250 से 300 मीटर तक हो जाती है। ये आपने प्रैक्टिकली खूब देखने को मिलेंगे। लोकेशन मैं बता दूं, यहाँ से जैसे आप लोग दिल्ली की गाड़ी में बैठोगे, तो जैसे ही आपने पहाड़ के एरिया से नीचे निकलेंगे तो 3-4 ट्रांसमिशन लाइन आएंगी, तो रोड के इस तरफ देखना उस तरफ देखना, आपको दिख जाएगा। चलिए जी इसे पढ़ते हैं। नहीं कमाल की चीज है यार, ये भी तो आपने देखा है प्रैक्टिकली। इस चैप्टर में सारी चीजें वो है जो आपने कहीं ना कहीं देखी है, लकड़ी के पोल को छोड़कर, है जी। वैसे आपने देखा होगा, वैसे बता दें हम लोग, लकड़ी के पोल, जिसका घर दूर होता था, कंपनी लगाए ना लगाए, जिस बेचारे के साथ घर दूर होता था वो अपना केबल को बेचारा जमीन पे तो लगाएगा नहीं, ये बेचारा लकड़ी के अपना कुछ गाड़ के उस पे अपना बांध के ले आएगा, वही है वुडन पे। इंडिया के हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ जुगाड़बाजी है, और इसी का नाम इंजीनियरिंग है, बस और क्या है भाई। जैसे हम अनुभव तो नहीं करते, हम बहुत सारी चीजें हैं ना जो अपने आसपास में देख पाते हैं। जैसे आप लोग इल्यूमिनेशन एक चैप्टर होता है ना, प्रदीप्ति, है ना, ऐसा लग रहा है किसी लड़की का नाम हो प्रदीप्ति, है ना। इल्यूमिनेशन एक ऐसी चीज है कि बच्चा पढ़ता है, कुछ बच्चों को मुश्किल भी लगता है, लेकिन हर एक चीज, प्रकाश, उसके रिफ्लेक्शन,
और रिफ्रैक्शन, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। आप यहां इल्यूमिनेशन में क्या पढ़ रहे हो बताओ? रोशनी, यही तो है। कुछ चीज दिखे, इसे यही तो स्टडी कर रहे हो। अब कहाँ से मिलती है भाई हमें प्रकाश, रोशनी? जो चीज हम कुछ पढ़ पाए, ऑब्जेक्ट देख पाए, तो वो मिलती है हमें सूरज से। बस हमें यही तो चीज स्टडी करनी, वही हमें समझना है। हर जगह देखने को मिल जाएगा। ये लैंप पढ़ लो, ये बल्ब पढ़ लो, ये लाइटें लगी हुई, इनको पढ़ना है। और क्या सीखना है? घर में नॉर्मली हमें पता है कि जब हम रात को भाई सोने के लिए गए तो हमें लाइट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो इल्यूमिनेशन लेवल कम में काम चल जाएगा। हमें कोई बारीक काम करना है, मान लिया घड़ी के छोटे छोटे हिस्सों को रिपेयर करना है, महीन वर्क करना है, तो भाई हमें अच्छी खासी रोशनी की आवश्यकता है। तो इल्यूमिनेशन लेवल हमारा 1000 तक होना चाहिए। कुछ प्रूफ रीडिंग है, प्रूफ रीडिंग के लिए बहुत अच्छा चाहिए। रेलवे स्टेशन के लिए काहे का अच्छा चाहिए भाई? हमें तो बस ये है ना कि नॉर्मल अपना एवरेज जो चीज़ें अपना वो दिखाई दे जाए। तो पर यही चीज़ें हैं जो हमें नेचुरली चीज़ें हमें आसपास में मिलती हैं, उन्हें हमें स्टडी करना होता है। यही हमें यहाँ स्टडी करना है। बस इन्हें हमने प्रैक्टिकली तौर को जो हम देखते हैं, इनको थोड़ा सा टेक्निकली वे में बस सीखना है। बेटा सैग, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसने तार को ऐसे झूला हुआ नहीं देखा होगा। सबने देखा है। देखो जी, हमने बेटा इसमें कुछ शब्द बनाए हैं। ये है तार का न्यूनतम बिंदु और ये नीचे जमीन है। तो जमीन से जब तक ये तार बेचारा जहां झूला हुआ है, इसे कह लेते हैं ग्राउंड क्लियरेंस। ओके जी, कि बेटा यहां से निचले पॉइंट से या कहीं जमीन से निचले पॉइंट तक जो भी ये दूरी है, उसे हमने कहा ग्राउंड क्लियरेंस। कंडक्टर के न्यूनतम बिंदु से जहां कंडक्टर बंधा है, जहां कंडक्टर बंधा है, इस शब्द को हमने कहा सैग। ओके जी, इसे हमने नाम दे दिया जी सैग। यानी कि अगर हम लोग ये कहें कि टावर की हाइट क्या लिखें, तो यहां से लेकर यहां ये टावर की हाइट ही तो है भाई, ग्राउंड क्लियरेंस प्लस सैग। तो सैग का मतलब क्या है कि कंडक्टर के सबसे निचले बिंदु व पोल ऑफ सपोर्ट के बीच की दूरी, हमने कहा पोल ऑफ सपोर्ट, यानी कि जिस बिंदु पर ये बंधा, बीच की दूरी सैग कहलाती है। अगर और शुद्ध भाषा में लिखना है तो ये लिख लो, कंडक्टर के सबसे निचले बिंदु व जहां कंडक्टर बंधा है, जहां कंडक्टर बंधा है, उस दूरी को सैग कहते हैं। ठीक है भाई। अब सैग पर वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। बर्फ गिरेगी तो भी, हवा चलेगी तो भी सैग प्रभावित होगा। तो हमने सैग को बेटा प्रदर्शित कर लिया, देखिए ऐसे। और इसकी जो यूनिट है, यूनिट वही लेनी है जो दूरी की यूनिट हुआ करती है। ठीक है जी, यूनिट वही है जो दूरी की यूनिट है। देखिए बेटा, दो केस है प्यारे बच्चों। एक हमने लिया है कि जब समान लेवल पर सपोर्ट हो, जैसे एक समान लेवल पर दोनों खंभों को खड़ा किया गया है,
तब तो उस समय जो सूत्र आता है बेटा सैग का, सैग बराबर में फॉर्मूला WL²/8T मीटर, सूत्र मिलता है WL²/8T। बेटा W का मान है बिल्कुल चालक का प्रति मीटर दूरी के लिए वजन। ठीक है बेटा, चालक का प्रति मीटर दूरी के लिए वजन। नेक्स्ट आप लो, L का मतलब है स्पान। L का मतलब है दोनों पोल के बीच की दूरी। बेटा यहां से लेकर ये हमने जो लिया है L मीटर। अभी तो टाइम है बच्चों। और बेटा जो T हमने लिया है, T है यहां पर टेंशन। टेंशन को आप कहेंगे तनाव। ओके जी, तनाव को जो मेंशन करेंगे, ये मेंशन करेंगे हम लोग किलोग्राम में। और देखो टेंशन के बेटा यहां पर सूत्र लिखना, एक होता है स्ट्रेस, स्ट्रेस होता है अल्टीमेट स्ट्रेंथ अपॉन सेफ्टी फैक्टर। ये बेटा मैकेनिकल का सूत्र होता है, स्ट्रेस बराबर अल्टीमेट स्ट्रेंथ। अल्टीमेट स्ट्रेंथ वो होती है जिस पर आकर कोई भी वायर एक ब्रेक कर सकता है। अल्टीमेट स्ट्रेंथ अपॉन सेफ्टी फैक्टर। अगर स्ट्रेस आ जाए तो तनाव निकाला जा सकता है बेटा टेंशन। तो टेंशन बराबर में हम मेंशन करते हैं स्ट्रेस गुणा एरिया। तो देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा, जो सैग है वो लंबाई के स्क्वायर के समानुपाती है और तनाव के व्युत्क्रमानुपाती है, जो वेट है उसके समानुपाती है। बनाओ बनाओ, इसको लिख रहे हो तो एक ही तो परिभाषा है। मैंने कहा ना अगर ये इसमें कोई दिक्कत हो तो ऐसे याद रख लो, ये दोनों एक ही तो है। हाँ हमारे बच्चे तो बेचारे नींद से बिल्कुल रगड़े गए, नींद के बहुत मारे हुए। कुछ तो देख कर मैं अनदेखा करता हूँ, इग्नोर करता हूँ। सैग तो सब में है, जहां तार खींचा सैग सब में। सैग तो सब में है, तार को आप ऐसे बना ही नहीं सकते सीधा। अगर हाँ तार को आप पूरा खींच दे तो वो जल्दी टूट जाएगा। अरे बना लिया ये। अरे वही तो बंडल कंडक्टर है, बड़े कमाल की चीज है ये। 10 एडवांटेज है कम से कम इसके। थम जा थोड़ा सा, अब इतनी मतलब पूरे टॉपिक का मजा ही किरकिरा ना करना यार। अल्टीमेट स्ट्रेंथ वो है जिस पर वायर टूट सकता है, मतलब ये लास्ट स्ट्रेंथ है। अल्टीमेट स्ट्रेंथ अपॉन सेफ्टी फैक्टर। बंडल कंडक्टर का पूरे का मजा ही खराब ना कर। फेज 3 ही होते हैं, फेज 6 नहीं होते, फेज 3 ही है। फिर वही मतलब सारी पूछनी है ऐसे। देखो होता यह है, एक तार में पावर ट्रांसफर कराने की क्षमता इतनी नहीं होती दोस्त।
ठीक है, बंडल कंडक्टर हमने कहा फेज वही है, एक ही आर वाई बी में से कोई भी एक में आप अगर थोड़ी ज्यादा पावर है 2 तार को इस्तेमाल करिए, और ज्यादा है 3 को करिए, और ज्यादा है 4 को करिए, और ज्यादा है 8 को भी करिए, तो फेज एक ही है लेकिन अब तार अलग अलग है। ठीक है जी। अब जब हम एक फेज में एक से ज्यादा तार को इस्तेमाल कर रहे हैं तो इससे क्या होता है, एक सब होता है जीएमआर। जीएमआर होता है ज्योमेट्रिकल मीन रेशियो, वो हो जाता है कम। अगर जीएमआर कम होता है तो इंडक्टेंस जीएमआर बढ़ता है, डीएस का जो मान है वो बढ़ता है। अब जैसे ही जीएमआर बढ़ता है वैसे ही इंडक्टेंस हो जाता है कम और कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। तो फ्रीक्वेंसी पर निर्भर जो इंटरफेरेंस होता है नियर बाय कम्युनिकेशन लाइन से, वो होता है कंडक्टर में चुंबकत्व के कारण। वो किसके कारण आता है, इंडक्टेंस के कारण। इंडक्टेंस कर दिया कम, नजदीक वाली कम्युनिकेशन दूर संचार लाइन से इंटरफेरेंस नहीं होगा, कम होगा। फिर जब आपने इंडक्टिव इफेक्ट को कम किया तो जो कोरोना प्रभाव था वो कम होगा। फिर सबसे बढ़िया बेहतरीन एडवांटेज ये है कि पावर ट्रांसफर कराने की क्षमता बढ़ जाएगी। जहां आप सेम लाइन से पहले 10 मेगावाट या किलो को करते हैं, अब उससे ज्यादा को ट्रांसफर कर सकते हैं आप। बहुत सारे इसके तो कई सारे बेनिफिट है। हाँ, तो मैं तो ये है ना नीरज बाबू, हमने आज ये पढ़ा दिया, कल हम इसे ही पढ़ाएंगे तो तुम्हें तब भी ये लगेगा कि यार ये नहीं मैंने पढ़ा। क्यों भाई, लिखाया नहीं था एक दिन तुम्हें? लिखाए तो लगा, हमने एक वीडियो भी दी थी, हमने यूट्यूब पर एक छोटी सी क्लिप भी डाली थी ईडी वाले चैनल पर कि ये होता है देखो बंडल कंडक्टर। चलो जी यहां इसे देखते हैं। पेपर के लिए देखा जाए बेटा ये जरूरी चीज है। कौन सा फॉर्मूला जरूरी है कि जब समान लेवल पर टावर लगे हों। ठीक है जी। तो WL² / 80 ऑलरेडी एक बार पेपर में आ चुका आपके। अब ये है जैसे हिल एरिया में आप देखते हैं कि एक पोल यहां है एक यहां है बेटा, अलग अलग लेवल है ना। तो देखो हमेशा याद रखिएगा कि जो तनाव ज्यादा आएगा ऊंचे हाइट पर जो कंडक्टर है या पोल है, तनाव उस पर ज्यादा होगा, और जो लोवेस्ट पॉइंट मिलेगा वो जो कम ऊंचा है इसके पास में मिलेगा। लोवेस्ट पॉइंट ए के पास में होगा। तो यहां हम सैग 2 कैलकुलेट करते हैं बेटा। एक सैग कैलकुलेट होती है लोवेस्ट पॉइंट से बेटा जो नीचे वाले लेवल पर है उसके लिए, और एक जो ऊंचाई पर है इसके लिए। सेम चीज है कि देखो ये लिख दिया यहां से लेकर यहां तक दूरी कितनी है, L। तो क्या आप कुछ चीजें जरा डायग्राम में देखकर बताएंगे बेटा। क्या हम ये लिख सकते हैं कि देखिए जी S1 बराबर में W(x1)² ये सैग का ओरिजिनल फॉर्मूला, लेकिन कब लगाया हमने, जब असमान ऊंचाई। S2 बराबर में W(x2)² कुछ अन्य चीजों को भी जानिएगा। क्या आप ये कह सकते हैं कि x1 + x2 बराबर में L, कह सकते हो? अरे यार दोस्त, इन दोनों का x1 x2 को जोड़ दीजिए, L के बराबर हो जाएगा। क्या आप ये कह सकते हैं S2 - S1 बराबर H? भाई ये S2 है, इसमें से ये S घटा दो S1 तो क्या मिल जाएगा, H मिल जाएगा।
तो S1 किसके हिसाब से है बेटा? X1 से। S2 किसके हिसाब से है? X2 के हिसाब से। तो ये तरीका है, इससे आगे आप सॉल्व मत करिएगा, कोई फायदा नहीं है। आपसे डायरेक्टली पूछेगा कि दो पोल या टावर असमान सतह पर लगाए गए हैं तो तनाव किस पर अधिक होगा? कहेंगे जो सबसे ऊपर वाला। लोवेस्ट कंडक्टर का लोवेस्ट बिंदु किसके पास में मिलेगा? जो नीचे की तरफ लगा है। फिर आपसे पूछ सकता है कि ये सूत्र कि x1 क्या है, x2 क्या है, इससे आगे मत करिएगा। देखिए बेटा, दिमाग में रखिए, एक होता है स्ट्रिंगिंग चार्ट। अब ये है चीजें ऑब्जेक्टिव पे। स्ट्रिंगिंग चार्ट बनाते हो, नॉर्मल पूछ लेगा कि जो स्ट्रिंगिंग चार्ट है किससे संबंधित होता है। तो स्ट्रिंगिंग चार्ट तापमान, सैग और तनाव के बीच में खींचा जाता है। जैसे बेटा ये टेम्परेचर है, तापमान, यहां पर आपने सैग ले लिया और इसी लाइन पर हमने टी यानी कि टेंशन ले लिया। ठीक है भाई, तापमान बढ़ने से सैग बढ़ता है। ऑब्जेक्टिव सुनिए, गर्मियों के दिनों में सैग ज्यादा होता है या कम? तापमान बढ़ गया ना। अब जैसे जैसे सैग बढ़ता है तनाव वैसे वैसे कम होता है। ठीक है जी। फिर ये भी याद रखेंगे, देखो सैग धारा से बहुत कम प्रभावित होता है। होता तो है, कम होता है। क्यों? धारा ज्यादा होगी, तापमान बढ़ेगा तो होगा तो, लेकिन कम होता है। फिर याद रखिएगा, बर्फ गिरने व हवा से भी सैग प्रभावित होता है। हवा से और बर्फ से भी सैग प्रभावित होता है। अब ये दिमाग में रखना है कि देखो, बर्फ अगर चालक पर गिरेगी तो वो वजन नीचे की तरफ लगाएगी, और अगर हवा चलेगी तो वो तार को ऐसे लेकर जाएगी। तो याद रखना है, बर्फ का प्रभाव ऊर्ध्वाधर दिशा में होगा तथा हवा का प्रभाव क्षैतिज दिशा में होगा। ठीक है भाई। देखो, हमारे कहने का तात्पर्य ये कि कोई ये कंडक्टर है, इस पर अगर बर्फ गिरेगी, ये बर्फ की लेयर बन गई, ये है जी बर्फ यानी आइस। तो अब इसका जो टोटल वेट है ये होगा W प्लस WI। ठीक है भाई। और जब विंड का जो प्रभाव है, जो हवा चलेगी, उससे इसका जो वजन दिखाया है विंड के प्रेशर, यह है WW।
हमने क्या लिखा, हवा के कारण। तो बेटा इनका जो परिणाम होगा, भाई परिणाम क्या है, एक दूसरे के पैरेलल समांतर लाइन खींचते हो, पैरेललोग्राम मेथड, जहां ये कट करेगा। अब ये है जी परिणामी भार, ठीक है जी। जो वेट था अब आपका WT है, तो आप WT को देखिए कैसे लिखते हैं, WT बराबर अंडर रूट अरे यार समकोण त्रिभुज, ये कर्ण बना, तो कर्ण बराबर में अंडर रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो ये हो गया जी जो परिणामी जो रिजल्टेंट वेट है। अब हमें कितना मिला, WT। बर्फ का प्रभाव किस दिशा में आएगा, वर्टिकल। तो बर्फ का जो वेट होगा वो कंडक्टर के वेट के साथ सीधा जुड़ जाता है। हवा का किस तरफ, हवा ऐसे तो चलती है, तो हवा हॉरिजॉन्टल में ये बना दी। तो जो कुल प्रभाव आएगा ये आएगा WT आपका ये। अब जिस दिशा में ये परिणामी बल है उसी दिशा में लिखोगे तुम सैग, तो सैग बराबर में WL स्क्वायर अपॉन WT स्क्वायर ये जी, ठीक है जी। ये आपने किस दिशा में निकाला है, जिस तरफ WT की दिशा थी। ये एंगल हमने मान लिया यहां पर थीटा। तो रियल में देखो ये सैग नहीं है जो हमें चाहिए था, ये सैग तो जैसे हमने सैग को बेटा ये समझा है कि भाई हमें तो सैग ये देखना था, ये वाली दूरी चाहिए थी हमें तो ये, लेकिन हमने जो सैग कैलकुलेट किया है ये किया है कुछ इस तरफ, किसके कारण, बर्फ और हवा के कारण, ठीक है जी। बर्फ और हवा के कारण जो सैग आया है वो असली सैग नहीं है। अभी तो आपने यहां पर निकाल दिया जी इस दिशा में सैग, हमें नहीं चाहिए, हमें तो ये दूरी चाहिए बेटा ये। तो जो ओरिजिनल सैग है अब उसे इस दूरी को हम जानते हैं वर्टिकल सैग के नाम से। हमें ऊर्ध्वाधर दिशा में ही सैग चाहिए, हमें किसी कोण पर नहीं चाहिए सैग। हमें तो न्यूनतम पॉइंट ये है, तो भाई इससे सीधी दूरी चाहिए, हमें ये दूरी नहीं चाहिए भाई। तो हम एक शब्द यहां से लिखते हैं बेटा, वर्टिकल सैग बराबर में ये जो सैग आपने निकाला है सैग गुणा कॉस थीटा, जिसके साथ कोण बना होता है उसे हम कॉस में लिखते हैं। तो ये असली सैग आएगा। हमेशा याद रखिए बर्फ के कारण और हवा के कारण जो सैग आता है ये यहां से बेटा किसी एक एंगल पर आता है, ये ओरिजिनल सैग नहीं है। ओरिजिनल सैग आपका कहलाएगा ये वर्टिकल सैग। देखो हम सैग को जैसे लाइन बनानी है तो हम लाइन बनाने से पहले सैग का अंदाजा लगा लेते हैं। तो एक शब्द होता है बेटा सैग टेम्पलेट, क्या नाम दिया है जी, सैग टेम्पलेट। इसमें हम डमी
एक तरह से प्रक्रिया है ट्रांसमिशन लाइन बनाने से पहले सैग का पता कर लेना, सैग का अंदाजा लगा लेना। तो सैग टेम्पलेट में आप कुछ ये समझिए कि आप ये अंदाजा लगा लें कि भाई लाइन हमारी यहां से जाएगी तो डमी को अपना कॉटन वोटन का एक वायर को बिछा के देख लो। मतलब एग्जैक्ट तो नहीं है लेकिन लगभग पता कर लेते हैं। तो यह है सैग को पता करने की एक विधि, ये होती है तुम्हारे सैग की कहानी। चलो यहां से आगे शाम को करेंगे फिर शुरू है।